हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें दोस्तों कि ये जो लेक्चर नंबर 3 है, ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हो जाएगा टोटली कंप्लीट। एंड जैसे ही आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा साइंस का, तो उसमें आपके लिए हम न्यू एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो लेक्चर है, इसमें कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, तो उसको भी कंप्लीट करा देते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, अगर मैं बात करूँ, इसका पूरा फंडा एंड फिनोमिनन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं दोस्तों, तो आपको पूरा फंडा रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट रह गया दोस्तों, जिसका नाम है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस प्रकार पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके तो जब भी कोई लाइट एंटर करता है एक रेरर मीडियम से लेके कहां पे, डेंसर मीडियम, ये फंडा, ये कंसेप्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेनेवर एनी लाइट एंटर्स अ रेरर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो वो क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ना, मैं बात नहीं कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की, बात नहीं हो रही यहां पे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। यानी कि जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी वो बहुत पार्शियली होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही पार्ट जो होगा लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड कुछ पार्ट ऐसा होगा जो वापस से डेंसर मीडियम में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना, रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। ठीक है, और यही जो चीज होती है ना, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा अमाउंट का ही लाइट अंदर से पास होकर रिफ्लेक्ट होता है, तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्शियल रिफ्लेक्शन। करेक्ट है दोस्तों, तो ये हो गया पार्शियल रिफ्लेक्शन, यहां पे क्लियर, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और वही अगर बात करें, अगर कोई भी लाइट, यहां पे बात करूं मैं, इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम द डेंसर टू रेरर, यहां पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, एंड जैसे ही वो जाने के बाद वो बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसा कि अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे समझ लो एक लाइट आ रही है, जैसे कि यहां पे पॉइंट सोर्स आपको दिख रहा है, तो ये जो लाइट जा रही है, लेकिन जैसे ही डेंसर से रेरर मीडियम में वो गया, तो यहां पे वो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, क्योंकि नॉर्मल का लाइन ये है, तो एक्चुअली वो उसके करीब जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसा चला गया, दूर चला गया। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर यहां पे कोई जाता है, तो यहां पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि वो डेंसर से रेरर मीडियम में गया, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, आई जो रहेगा, वो यहां पे छोटा हो जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आर होगा ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, यहां पे आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे, तो यहां पे जो एंगल ऑफ आई है, यानी कि इंसिडेंट एंगल है, ये इतना सा ही आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ध्यान से देखोगे अगर डायग्राम में, तो आपको दिखेगा। और वही एंगल ऑफ आर जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। क्यों बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये जो लाइट जो एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, वो इस तरह चला गया, तो जब दूर चला गया तो एंगल भी बड़ा बन जाएगा। यानी कि एंगल आई जो है, इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का, वो यहाँ पे छोटा है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, उसके वजह से आर जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये बिकॉज क्यों हुआ, यहाँ पे डेंसर से रेरर मीडियम में जाने की वजह से हुआ। वही अगर बात करें, अगर हम ये जो आई का वैल्यू है, ठीक है ना, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, तो अगर आई का वैल्यू बढ़ाओगे ऑब्वियसली, तो आर का जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज वी नो दैट स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, दैट इज स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है ना, साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना आप आई का वैल्यू बढ़ाओगे, उतना ही आर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज द रेशियो इज कांस्टेंट ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेन एवर वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, यहाँ से आई का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वही अगर बात करें एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, एंगल आई का अगर हम लोग कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ आर रहेगा ना, वो 90 डिग्री के हिसाब से हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है आई का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। करेक्ट है, यानी कि जो वैल्यू अगर आई का हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जिसके हिसाब से आर का जो वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वो जो वैल्यू रहेगा आई का, वो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। एंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि अगर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई का जो वैल्यू रहेगा, वो अगर क्रिटिकल एंगल से हमारा बड़ा रहेगा, तो ऐसे केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो हमेशा 90 से क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको याद रखना, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दैट इज आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमेशा आई जो होता है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है।
दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, आईसी जिसको बोलते हैं। तो ये केस में हमेशा जो आर रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, 90 से ज़्यादा रहेगा, लार्ज रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे जो रे होते हैं ना वो रिटर्न हो जाते हैं डेंसर मीडियम में। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दस ऑल द लाइट्स गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। मतलब जितने के जितने लाइट रहेंगे ये क्या हो जाएगा, पहले तो आपका डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जब भी ऐसा हुआ कि आपका जो लाइट था उसका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा हो गया तो सारा का सारा लाइट जो है वापस से डेंसर मीडियम में आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइट है, ये दिख रहा है, ये लाइन जो आपका जा रहा है, ये लाइट जो जा रहा है वो एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज मेरा जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, दैट्स वाई ये लाइट वापस से डेंसर मीडियम में आ गया, यानी नीचे की तरफ आ गया। और यही चीज़ को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो गया, बाहर गया ही नहीं। पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या था आपका, कि वो आपका लाइट जो है आधा एब्जॉर्ब हो रहा था, आधा जा रहा था, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हमने बोला था। लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि व्हेनेवर द इंसिडेंट ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा 90 से ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जितने भी लाइट का रहेगा, लाइट जितना भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक इनटू द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में आ जाएगा। एंड उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक था। अब बात कर लेते हैं रेनबो प्रोडक्शन, जो कि अगेन मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी यहाँ पे एक टॉपिक आ गया है रेनबो प्रोडक्शन का। तो रेनबो, जैसे कि हमको पता ही है कि रेनबो इज ए वेरी ब्यूटीफुल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन है और वो ऑटोमेटिकली नेचर से होता है। लेकिन होता क्या है, ये तीन एक तरीके से प्रोसेस का कॉम्बिनेशन माना जाता है। क्या कॉम्बिनेशन है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट किस किस का, डिस्पर्शन, जो कि कल मैंने बताया था कि व्हाइट लाइट से अगर प्रिज्म में से, यानी कि कोई भी ड्रॉपलेट्स में से जब व्हाइट लाइट पास होता है तो उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं, विबग्योर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, करेक्ट है, तो उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन तो आपको पता ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज सीख लिया। तो ये तीनों का कंसेप्ट अगर मिला दिया जाए तो रेनबो का फॉर्मेशन उस प्रकार होता है। कैसे होता है सभी ने डिस्कस किया है, हमने बताया था आपको। तो वेन एवर ड्यूरिंग रेनी डेज, बारिश के दिनों में क्या होता है कि जब लाइट जो सन में से आता है, यानी व्हाइट लाइट ही आता है ऑब्वियसली, तो सनलाइट जब भी रेन ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब गिरता है तो उसमें से क्या हो जाता है, वो ड्रॉपलेट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। एंड वो रिफ्रैक्शन होने की वजह से उसमें डिस्पर्शन भी हो जाता है। एंड डिस्पर्शन होने की वजह से जो साथ के साथ कलर्स है उसके अंदर वो वहां पे निकल जाते हैं एंड वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वो डेंसर से रेयर मीडियम नहीं जा पाता है, पूरा का पूरा डेंसर मीडियम, यानी कि जो हमारा अर्थ सर्फेस है वहीं पे हम लोग को टोटली उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है। दैट्स व्हाई हमें रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जब भी वो बाहर आता है तो बाहर ड्रॉपलेट्स जब आएगा तो लाइट अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड। इस प्रकार आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, एक लाइट रे जैसे ही आ रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो जैसे इससे टकराया तो वापस से ये टकराने के बाद क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर आ गया एंड रिफ्रैक्ट होने के बाद डिस्पर्स हो जाएगा एंड वापस से वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गया। तो यही चीज़ हमारा क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे रेनबो का प्रोडक्शन हो पाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन अभी भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर लेता हूँ। करेक्ट है दोस्तों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है वो भी समाप्त हो जाएगा और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी हो जाएगा टोटली खत्म। तो न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो नॉर्मली एक न्यूमेरिकल मैं आपको ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए होमवर्क भी है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आप चेक कर सकते हो। तो पहला न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.36 वैल्यू दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि पानी में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है किस प्रकार होगी वो हम लोग को बताना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम का दिया हुआ है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो नॉर्मली गिवन जो है हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है उसका वैल्यू दिया है, तो उसको मैंने मान लिया v1। तो v1 का वैल्यू हमने मान लिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग n से मानते हैं तो 1.36 दिया हुआ है। एक फॉर्मूला हमको पता है दोस्तों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम लोग v1 मानते हैं अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी हमें दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर, हमें एयर दिया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा एयर ही है। तो v1 यानी जो हमारा लाइट का वेलोसिटी था और v2 यानी एयर का जो वेलोसिटी था, ये दोनों को जब आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाता है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ उल्टी है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, उल्टा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है
लाइट दिया हुआ है, लाइट का वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन ये जो हमारा एयर का जो वेलोसिटी है ना वो नहीं दिया हुआ है, और वही हमें निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे सॉरी एयर नहीं है, मैं माफ कीजिएगा मुझे, मैं एयर बार बार बोला था, लेकिन यहाँ पे अगेन मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो पानी में है ना उसका निकालना है। वैक्यूम का लाइट दिया हुआ है, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है वैक्यूम का, जिसको हमने v1 माना, और v2 हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट अगेन है, लेकिन ये किस में है? पानी में है, तो उसका हम लोग को निकालना है, w निकालना है, और ये हमारा वैक्यूम का दिया हुआ था। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो n इज इक्वल टू v1/v2 फॉर्मूला है हमारे पास, n का वैल्यू 1.36 डाल दिया, v1 का वैल्यू लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है वेलोसिटी 3 × 10⁸, तो v2 का वैल्यू निकल जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें वैल्यू मिल गया जो कि है 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, जो कि आ रहा है आपका 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बस वैल्यूज चेंज करके दिए रहेंगे, एंड बस आपको ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना है, और डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा से पूछता है, तो आपको ये चीज़ याद रख लेना है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो न्यूमेरिकल है वो होता है समाप्त, इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी होता है समाप्त, एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है वो भी होता है समाप्त, यानी कि फाइनली जो रिफ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था ये खत्म हो गया। यहाँ पे विल स्टडी द न्यू चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके लिए जल्द से जल्द। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आगे लेकर आएंगे आपके लिए, तो हम लोग न्यू चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो कैसा लगा है आप लोग को प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपनी राय और सजेशन जरूर से दे देना दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।